हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स का मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं या मिक्स प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जैसे ट्रांसपोज से रिलेटेड और सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड, सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक, ये सब से रिलेटेड हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक फर्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और सेकेंड पार्ट है ए बी प्लस बी ए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो हमने पहले भी बताया है आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे हमने कंडीशन लिखा है कि अगर ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा एंड बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा एंड बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। ठीक है, ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज का सिंबल है, तो ए का ट्रांसपोज अगर सेम मैट्रिक्स आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोगों को प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या मान लिए, P मान लिए, और P को क्या प्रूव करना है, एस्क्यू सिमेट्रिक। तो एस्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि P का ट्रांसपोज माइनस P के इक्वल होना चाहिए। अगर P का ट्रांसपोज P के इक्वल हो जाएगा तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और P का ट्रांसपोज अगर माइनस P के इक्वल होता है इसको क्या बोलेंगे, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए हम लोग प्रूव करते हैं। जैसे P का वैल्यू कितना है, ए बी माइनस बी ए, तो हम लोग LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे और RHS के बराबर कर देंगे। तो ए बी माइनस बी ए, P का वैल्यू हमने रख दिया है, उसका ट्रांसपोज लिया है। अब देखिए ट्रांसपोज का हमने प्रॉपर्टीज आपको बताया है ऑलरेडी कि ए माइनस बी का होल का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। प्लस के केस में भी सेम ही होता है, अगर प्लस बीच में होगा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी हमने सेम प्रॉपर्टी लगाया है। इस दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस है उसका ट्रांसपोज, तो इसका भी ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया है। और देखिए इसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट वाला प्रॉपर्टीज भी हमने बताया है कि अगर ए इंटू बी होल का ट्रांसपोज है तो ये रिवर्स ऑर्डर को फॉलो करता है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ भी फॉलो किया है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस फिर ये भी रिवर्स ऑर्डर को फॉलो करेगा, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। अब देखिए बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो हमने इसके जगह वैल्यू पुट कर दिया है, बी डैश के जगह बी, ए डैश के जगह ए, ये हो गया बी ए माइनस ए बी। अब इस दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, और दिस इज नथिंग बट P। ए बी माइनस बी ए को आपने क्या माना है, स्टार्टिंग में P मान लिया है, ये हो गया माइनस P। इसका मतलब है कि P का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस P के इक्वल हो गया है। तो जब भी P डैश माइनस P के इक्वल होगा तो P को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया है कि P क्या होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। देखिए सेकेंड पार्ट अभी हम लोग प्रूव करेंगे, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कंडीशन दिया हुआ है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसीलिए ए डैश ए के इक्वल होगा और बी डैश बी के इक्वल होगा। ये कंडीशन होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब यहाँ भी सेम चीज़ करना है कि जिस मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, P मान लेंगे। P क्यों कुछ भी मान सकते हैं, हमने इसको भी P ही मान लिया है। P इक्वल टू क्या है, ए बी प्लस बी ए, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, इसको आपको ऐसे ही लिखना है।
और प्रूव करना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब P का ट्रांसपोज किसके इक्वल लाना पड़ेगा, P के इक्वल लाना पड़ेगा। तो हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। P की वैल्यू कितना है, AB प्लस BA। यहाँ पे P का वैल्यू हमने पुट कर दिया है AB प्लस BA, उसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पर फिर हम लोग ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टी होता है A प्लस बी होल का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, तो सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ भी अप्लाई किया है। इसका होल का ट्रांसपोज प्लस इसका होल का ट्रांसपोज। अब ये दोनों मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में रिवर्सल लॉ फॉलो करेंगे हम। प्रोडक्ट में हम लोग क्या फॉलो करेंगे, रिवर्सल लॉ। देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। रिवर्स लॉ को ये फॉलो करता है। तो सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ भी अप्लाई किया है इस पे, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज। अब B डैश, देखिए B डैश B के इक्वल है, क्योंकि B क्या है, A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए B डैश B के इक्वल होगा। तो B डैश के जगह हमने B लिख दिया है और A डैश के जगह हमने A लिख दिया है, प्लस A डैश के जगह A, B डैश के जगह B। तो ये BA प्लस AB हो गया, इसको आप AB प्लस BA भी लिख सकते हैं। और इसको हमने क्या माना है, स्टार्टिंग में P मान लिया है, तो ये P के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि P डैश किसके इक्वल हो गया, P के इक्वल हो गया है। इसीलिए इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको प्रैक्टिस में रखना है। और ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टी हमने बताया ऑलरेडी, ट्रांसपोज के वीडियोज हमने सेपरेट से बनाया है, आप जाके वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। देखिए इसमें यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैट्रिक्स A फाइंड करना है, ठीक है, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा कि ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन हमने बताया है ऑलरेडी आपको। ये देखिए 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 रो 2 कॉलम्स है, इसमें भी 3 रो 2 कॉलम्स है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का क्या कंडीशन होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 2 है, तो मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 और 2 दोनों सेम होना चाहिए। और 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको मिल रहा है, तो ये 3 है, इसका मतलब इधर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स A इज ऑफ 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होना चाहिए, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया ही होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको मिल रहा है, तो ये 3 यहाँ है, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका मतलब है अब हमको पता चल गया कि मैट्रिक्स A कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को आप ये ले सकते हैं ABCD, मतलब 2/2 का मतलब 4 एलिमेंट होगा, तो मैट्रिक्स A आप ये ले सकते हैं। अब 2 -1 1 0 -3 4, इसको A के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ABCD। इम्पॉर्टेंट था इसमें मैट्रिक्स A का ऑर्डर फाइंड करना। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हमने बताया है, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, 2A मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ऐड कीजिए 2A माइनस C, फिर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए B से, 2B माइनस D। इस तरह से आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब आइए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 इंटू A हो जाएगा, 0 इंटू C 0, ये A हो जाएगा। फिर
सेकेंड को सेकेंड से 1 इंटू बी, बी होगा 0 इंटू डी, ये हो जाएगा बी। सेकेंड रो कंप्लीट। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -3 इंटू ए, -3a प्लस 4c, फिर -3b प्लस 4d। इस तरह से आपका थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है? -1 -8 इस मैट्रिक्स के इक्वल है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल होने का कंडीशंस क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कीजिए। यहाँ देखिए a 1 के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशंस आपको फाइंड करना है 2a - c = -1, फिर 2b - d, 2b - d = -8। a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू -2 हो जाएगा। इस तरह से फिर -3a + 4c, -3a + 4c 9 के इक्वल हो जाएगा, और -3b + 4d ये 22 के इक्वल होगा। अब a का वैल्यू 1 यहाँ पुट कीजिए, तो a का वैल्यू 1 आपने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा? -c = -1 -2, -c = -3, दैट इज c = 3। तो c का वैल्यू 3 मिल गया। उसी तरह से b का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए -2, तो ये -2, तो माइनस क्या हो जाएगा? 4, -4 -d = -8। d इधर चला गया, तो d = कितना हो जाएगा? 8 - 4 दैट इज 4। तो यहाँ से d का वैल्यू 4 मिल गया। तो a b c d मिल गया। कहीं से भी आप निकाल सकते, इससे भी निकाल सकते थे। a का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, यहाँ से भी c निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको a b c d फाइंड करना था। अब जैसे ही a b c d फाइंड किए, तो मैट्रिक्स A का वैल्यू आप लिख दीजिए A B C D। A का वैल्यू कितना निकाला आपने? 1। A के जगह 1, B के जगह -2, C के जगह 3 एंड D के जगह 4। तो दिस इज द मैट्रिक्स A। इसमें मेनली आपको ABCD ही फाइंड करना था। मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने डिसाइड कर लिया, तो सिर्फ मैट्रिक्स को आपको मानना है, ABCD एलिमेंट लेके फिर मल्टीप्लाई करना है। तो इम्पॉर्टेंट है इसमें X मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना। तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, इसको खुद से ट्राई कीजिए। ऐसे हम सॉल्यूशन दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनसे ये क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो मैं उस स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिए। देखिए हमने बोला था इसको आप खुद ट्राई कीजिए, ऐसे हमने सॉल्यूशन दे दिया है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है मैट्रिक्स X का ऑर्डर डिसाइड करना। देखिए ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए ये दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज द सेकेंड मैट्रिक्स, और ये कितने जो मैट्रिक्स दिया हुआ है पहले उसका ऑर्डर लिख लीजिए। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 रो 3 कॉलम्स, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने का क्या कंडीशंस होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है? 2 है। इसका मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमने 2 ले लिया है, क्योंकि सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है? 2 है। तो फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसका 2 है रो, इसका कॉलम भी 2 होना चाहिए। तो 2 और 2 दोनों इक्वल हमने ले लिया है, ठीक है। अब इसका रो कितना होगा? वो डिपेंड करेगा। इस साइड आ जाइए, इस साइड देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/3।
तो ये दोनों 2 2 तो इक्वल हो गया। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स मिला है मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पर 3 ऑलरेडी पहले से है, इसका मतलब है इस साइड क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसका मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और इधर 3 है तो ये 2 और 3 मिलके 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करते हैं। एक बार हमने ऑर्डर डिसाइड कर लिया, जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? एक्स मैट्रिक्स का 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको मिल गया। तो 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए आपको फिर वही ABCD लेना पड़ेगा। और यहाँ पर x की जगह इस मैट्रिक्स को हमने रख दिया है और इस दोनों को क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन तो पता ही है ऑलरेडी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो a इंटू 1 प्लस b इंटू 4, a प्लस 4b। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। आपको फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट रो में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी आपको पता है और इस मैट्रिक्स को हमने इस मैट्रिक्स के इक्वल कर दिया है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल होने का कंडीशंस क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कीजिए। इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये। तो सारे करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को हमने लिख दिया है। अब देखिए a और b में लीनियर इक्वेशन है, तो a और b में लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू हमने -2 निकाला है। फिर c और d को सॉल्व कीजिए, लीनियर इक्वेशन है, तो c और d का वैल्यू आपको कितना आएगा? 2 और 0 आएगा। तो इस तरह से आपने ABCD का वैल्यू निकाल लिया। फिर ABCD का वैल्यू यहाँ पे क्या करना है? पुट कर देना है। इस तरह से आपको मैट्रिक्स X मिल गया। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। इसमें मैट्रिक्स A का इम्पॉर्टेंट है ऑर्डर डिसाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया है पहले उसका ऑर्डर लिखिए। तो ये 3 रो है, 2 कॉलम्स है, तो ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला उसका ऑर्डर कितना है? 3/3। इसमें A मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा वो आपको डिसाइड करना है। तो पहले देखिए मल्टीप्लाई करने का क्या कंडीशंस होता है। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का कंडीशंस होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसमें कॉलम्स कितना है? 2 है, इसका रो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसका कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी हमने 2 डाल दिया। ठीक है, अब इसमें रो तो 2 हो गया, इसका कॉलम कितना होगा? इसका कॉलम कितना होगा? तो यहाँ पे जो भी कॉलम आप पुट करोगे ये मिलके यहाँ भी हमको 3 रखना पड़ेगा। 3/3 ये दोनों मिलके क्या दे देगा? 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको दे देगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर 2 रखेंगे या 3 रखेंगे या 4 रखेंगे। अगर यहाँ पे 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो यहाँ 3 है तो यहाँ पे हमको 4 रखना पड़ता, तो तभी जाके 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलता। तो यहाँ 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 है तो इधर भी क्या मिलना चाहिए? 3, तभी जाके 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल पाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि मैट्रिक्स A जो है इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। मैट्रिक्स A का ऑर्डर कितना होगा? 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जब आपको बनाना है तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स A में कितना एलिमेंट लेना पड़ेगा? 6 एलिमेंट लेना पड़ेगा। 2 3 जा 6। तो 6 एलिमेंट के लिए पहले आपको 2 रो होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए। तो 2 रो आपको खुद ट्राई करना था। इसमें मैट्रिक्स हमने डिसाइड कर लिया था कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर कितना होगा? 2/3 होगा। ठीक है, अब 2/3 ऑर्डर के लिए आपको ये मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा।
2 रो और 3 कॉलम्स। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए का वैल्यू रख दिए, दोनों को क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लिकेशन तो हमने बार बार बताया भी है आपको कि जैसे कि रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करना होता है। इधर का फर्स्ट रो, इधर का फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू ए प्लस -1 इंटू डी, 2a माइनस डी। फिर इधर का फर्स्ट रो ही रखना है, इधर का सेकेंड कॉलम, तो 2b माइनस ई। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बारी बारी से हर एक के साथ करना है, 2c माइनस एफ। इस तरह से आपका फर्स्ट रो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो को फिर बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 1 इंटू ए प्लस 0 ए, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ बी आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, सी आ जाएगा। उसी तरह से थर्ड रो को फिर बारी बारी से फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो -3a प्लस 4d, -3b प्लस 4e, -3c प्लस 4f, ठीक है। और ये इसके इक्वल हो गया। अब जैसे ही दो मैट्रिक्स इक्वल हुआ तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो जो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग है हमने इक्वेशंस लिख दिया है, ठीक है। और ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू -5, सब एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ से जब ए बी सी का वैल्यू आपको मिल गया तो ए का वैल्यू यहाँ रखिए, यहाँ से डी मिल जाएगा, बी का वैल्यू इसमें रखिए, यहाँ से ई मिल जाएगा, और सी का वैल्यू इसमें रखो, यहाँ से एफ मिल जाएगा। तो इस तरह से ए बी सी और डी ई एफ 6 एलिमेंट का वैल्यू आपने निकाल लिया। और सारे एलिमेंट्स का वैल्यू इसमें क्या करना है, पुट कर देना है। इससे मैट्रिक्स ए आपको मिल गया, ठीक है। तो इस टाइप का हमने 3 क्वेश्चन अभी बताया है। तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए इसका। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी मैं सारा कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ। चाहे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला हो, चाहे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी सारा हमने वीडियो बना दिया है। आप जाके वहाँ पे देखिए, ठीक है। ये जनरली हम लोग रिवीजन पर्पस के लिए अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को हम बता रहे हैं। जैसे मैट्रिक्स ए गिवन है, यहाँ पर पहले आपको ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं, तो इन्वर्स फाइंड करने का फॉर्मूला भी ऑलरेडी आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इन्वर्स पे भी हमने सेपरेट वीडियोज बनाया है, एडजॉइंट पे भी बनाया है, जाके सारा वीडियोज आप देखिए, ठीक है। वहाँ जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिविजन्स हो रहा है। उसके बाद हेंस का मतलब होता है ए इन्वर्स का आप यूज कीजिए, उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में ए इन्वर्स का यूज तो होता ही है। तो पहले हम लोग ए इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, किस फार्मूला से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला हमने दिया है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पहले निकालना है आपको। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सारे एलिमेंट को लिख दिए। उसके बाद अलोंग द फर्स्ट रो इसको एक्सपेंड करना है। तो साइन हम लोग क्या लेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कीजिए, तो +3 ये 3 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो -2 -0, फिर -1 पे आ गए, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों एलिमेंट बचेगा। इस तरह से फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर +2 पे आ जाएंगे। +2 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, इस बार ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0 -4। तो इसको हमने सॉल्व किया है और सॉल्व करके कितना आया, -17। तो डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, दिस इज़ द थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। 3 रो है, 3 कॉलम है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने निकाल लिया -17। डिटर्मिनेंट हमने स्टार्टिंग से पढ़ाया है, अब जाके वहाँ पे देखिए।
उसके बाद आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स का हमने कोफैक्टर यहाँ पे लिखा है। ऐसे कोफैक्टर से रिलेटेड भी हमने वीडियोज बनाया है डिटर्मिनेंट में। किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर लिखने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, Cij इक्वल टू -1 टू दी पावर i प्लस जे इंटू Mij। तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग सारे एलिमेंट्स का क्या निकाले हैं, कोफैक्टर निकाल लिए हैं। आप निकाल लिए 1 बाय 1 करके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लिए। तो दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। और उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांसपोज का यूज हो रहा है, कोफैक्टर का यूज हो रहा है, एडजॉइंट का यूज हो रहा है। इस तरह से हम लोग सारे कंसेप्ट का, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट का हम लोग यूज कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में। तो एडजॉइंट जब आपने फाइंड कर लिया, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट जब आपने फाइंड कर लिया तो एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना निकाले हैं, -17। तो दिस इज द ए इन्वर्स। ए इन्वर्स यहाँ तक आपने फाइंड कर लिया। ए इन्वर्स फाइंड करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। देखिए ए इन्वर्स हम लोग फाइंड कर लिए, ए इन्वर्स का वैल्यू इतना आया है। अब हम लोग ए इन्वर्स का यूज करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखिए ये 3 3 2 से हमने फर्स्ट रो में लिख दिया, 1 2 और z का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो 1 2 0 1 2 0 2 -3 -1। तो ये बन गया आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जनरली कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोग क्या लेते हैं, ए हम लोग लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस दोनों मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, इस दोनों मैट्रिक्स में डिफरेंस यही है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट रो 3 1 2 इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया गया है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया गया है। ठीक है, तो एक्चुअली में कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है ये गिवन मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज है। इसीलिए हम लोग इसको ए नहीं लिख के क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज लिखेंगे। इसमें ये इम्पॉर्टेंट था कि जो मैट्रिक्स आप लिख रहे हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो एक्चुअली में ए नहीं है, वो क्या है, ए का ट्रांसपोज है, इसी का ट्रांसपोज है। इसीलिए यहाँ पर आपको ए नहीं लिख के क्या लिखना है, ए का ट्रांसपोज लिखना है। ठीक है, और एक कैपिटल एक्स मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं जिसमें वेरिएबल्स होता है, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें ये सब कांस्टेंट को रखा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बी लेते हैं। तो अब ये जो इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। वो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है, ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी के इक्वल करेंगे तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हमने मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। अब आपको एक्स वाई जेड फाइंड करना है तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या होगा, तो ये मैट्रिक्स इस साइड चला जाएगा, तो ये इस साइड जब जाएगा तो इन्वर्स के फॉर्म में जाएगा। इसको हम ए ट्रांसपोज का क्या लिखेंगे, इन्वर्स लिखेंगे इंटू बी। जैसे ए एक्स इक्वल टू अगर बी होता है तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, ए इन्वर्स इंटू बी लिखते थे। ये इधर जाके क्या बन गया, इन्वर्स बन गया। उसी तरह से ये ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इधर जाके क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपको ए इन्वर्स का यूज करना है, तो ये ट्रांसपोज और इन्वर्स ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, मतलब इसको आपस में इंटरचेंज आप कर सकते हैं।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इनटू बी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना ज़रूरी है, ये प्रॉपर्टीज है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इन्वर्स को ट्रांसपोज से आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अब आइए ए इन्वर्स की वैल्यू आपने इतना निकाला है, बस ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। -2 1 -7 -3 -7 15 -4 2 3। ठीक है, और पूरे का ट्रांसपोज लेना है, इस पूरे मैट्रिक्स का क्या लेना है, ट्रांसपोज इनटू बी, और बी की वैल्यू कितना है 1 4 5। ठीक है, अब देखिए ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ट्रांसपोज तो होगा नहीं, तो कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा। इस मैट्रिक्स का सिर्फ ट्रांसपोज लेना है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देना है। ठीक है, यहाँ 1 4 5, दिस इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स। इस तरह से आपने x की वैल्यू निकाला है। अब इस दोनों मैट्रिक्स को सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस दोनों मैट्रिक्स को सिंपली क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x की वैल्यू इतना आया, इसका हमने जस्ट ट्रांसपोज लिया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। फर्स्ट रो को इधर तो एक ही कॉलम है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा -2 -3 4 जा 12, तो -2 -12 -20 -2 -12 -20। ठीक है, सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। फिर सेकेंड रो इस कॉलम को 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 7 चौ कितना होता है 28 -28 और 2 5 जा 10। ठीक है, इस तरह से आपने मल्टीप्लाई किया। फिर थर्ड रो को मल्टीप्लाई कीजिए, -7 15 4 जा 60 + 3 5 जा 15 + 15। ठीक है, इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा -34 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। देखिए हम लोग क्या किए, अभी जस्ट मल्टीप्लाई किए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखिए इसका जो वैल्यू होगा -34 होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -17, और ये हो जाएगा 60 + 15 75 - 7 68। ठीक है, अब -1/17 से सब में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 -4 हो गया। इस तरह से x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इस तरह से हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मेन समझना यहाँ पर था कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारा ए नहीं होकर क्या था, ए ट्रांसपोज था। तो ए ट्रांसपोज को x से मल्टीप्लाई किए b के इक्वल हो गया, और यहाँ से x की जो वैल्यू होगा ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स हो जाएगा। और यहाँ पर ए इन्वर्स और ट्रांसपोज ये आपस में इंटरचेंज कर सकता है, ये प्रॉपर्टीज है। तो ट्रांसपोज को इन्वर्स से आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इंटरचेंज कर लिया है। और ए इन्वर्स की वैल्यू हम लोग निकाले ही थे, ए इन्वर्स की वैल्यू पुट करके फिर इसका ट्रांसपोज ले लिए हैं। ट्रांसपोज का मतलब सारे रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने बताया है पहले भी, और ये भी क्वेश्चन हमने बताया है, आप लोग प्रैक्टिस में रखिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। देखिए ये भी अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको पहले करना है। ठीक है, पहले
यूजिंग प्रोडक्ट, यानी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हमने बहुत बार बताया है, आप मल्टीप्लाई खुद से कीजिए और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इस मैट्रिक्स को क्या मान लेते हैं, बी। ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। ठीक है, अब देखिए, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर लिखते हैं क्या हो जाएगा, 1 0 3 फर्स्ट रो में, -1 2 -2 सेकेंड रो में, और 2 -3 4 थर्ड रो में। अब ये दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को जनरली हम लोग ए बोलते हैं, लेकिन देखिए ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स ए है, ये जो मैट्रिक्स ए है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इस दोनों में डिफरेंस यही है कि जस्ट इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ये देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा गया है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखा गया है। तो जनरली हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स को क्या लेते हैं, ए लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी इस मैट्रिक्स को हमने ए माना है, तो ए इंटू बी आई के इक्वल आया है। तो इसी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का ही एक्चुअली में कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज है। इसीलिए इसको हम लोग ए नहीं लिख के क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज लिखेंगे। और दिस इज द कैपिटल एक्स, एक्स वाई जेड इसमें रहता है। अब ए एक्स के अलावा हम लोग क्या लेते हैं, जनरली बी लेते हैं। कांस्टेंट से जो मैट्रिक्स मिलके बनता है उसको क्या लेते हैं, बी लेते हैं। लेकिन बी भी ऑलरेडी हम लोग इस मैट्रिक्स को मान चुके हैं, इसको क्या माने हैं, बी माने हैं। तो यहाँ पे बी नहीं लेके अब हम लोग कांस्टेंट मैट्रिक्स को क्या लेंगे, सी ले लेंगे। ठीक है, ये सब कुछ बारीकियां हैं क्वेश्चन में जो आपको समझना है कि अगर बी पता है हमको तो बी नहीं लेके हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे सी ले लेंगे। अब एक मैट्रिक्स इक्वेशन आपको मिलेगा, जब ए ट्रांसपोज को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिल जाता है, सी मिल जाता है। तो यहाँ से फिर एक्स की वैल्यू कितना होगा, तो ये ए ट्रांसपोज इस साइड चला जाएगा, तो इधर से क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स हो गया। कि हम लोग बार बार बताए हैं कि ए एक्स अगर इक्वल टू बी है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए इन्वर्स इंटू बी हो जाता है। ये ए इधर जाके ए इन्वर्स हो जाएगा। उसी तरह से ए ट्रांसपोज इधर जाके क्या हो गया, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए अभी जस्ट हमने बताया है कि ट्रांसपोज और इन्वर्स इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ए इन्वर्स हो जाएगा, फिर उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम लोग यूज किए हैं, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू सी, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब प्रोडक्ट का आपको यूज करना है इस इक्वेशन में। तो ए और बी का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, आई आया है, इसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ए बी का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। अगर दोनों साइड हम लोग ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये ए इन्वर्स इंटू ए, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, आई इंटू बी इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू आई। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स बी मिलेगा। और ए इन्वर्स को आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ए इन्वर्स ही मिलता है। तो यहाँ से क्लियर है कि ए इन्वर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया है। अब इक्वेशन 2 में अगर x की वैल्यू कितना है हमारे पास, x इक्वल टू कितना है, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, और ए इन्वर्स किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो ए इन्वर्स की जगह हम लोग क्या रख देंगे, b रख देंगे, उसका ट्रांसपोज इंटू सी। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, b का ट्रांसपोज इंटू सी। तो एक्चुअली में ए इन्वर्स की वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पता चल गया कि ए इन्वर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगा,
बी के इक्वल होगा। और इस ए इन्वर्स की वैल्यू हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में रख दिया है। ए इन्वर्स की वैल्यू बी, उसका ट्रांसपोज इनटू सी। अब बी मैट्रिक्स आपको पता है, दिस इज बी, ये बी मैट्रिक्स पता है, उसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे, फिर सी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। देखिए तो x की वैल्यू फाइनली कितना आ गया, x की वैल्यू आ गया b का ट्रांसपोज इनटू c। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फिर से लिखते हैं x इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू c। और b मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स यही है, तो b मैट्रिक्स को लिखिए -2 0 1 9 2 -3 एंड 6 1 -2, इसका ट्रांसपोज इनटू c। सी मैट्रिक्स क्या था, कांस्टेंट मैट्रिक्स था। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स हमने लिखा था अभी 9 4 और -3, ये हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखा था 9 4 और -3। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनटू कांस्टेंट मैट्रिक्स 9 4 -3। अब इस दोनों मैट्रिक्स को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। x के जगह हम लोग क्या रखेंगे, x y z रखेंगे। इस दोनों मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, रो टू कॉलम, -2 × 9 -18 मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, फिर ऐड करना है, फिर 6 3 जा माइनस ये 18 हो गया। उसी तरह से सेकेंड रो को फिर इस कॉलम से 0 × 9 0, 2 4 जा 8 8 और 1 × -3 फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, थर्ड रो को 1 × 9 9 -12 एंड माइनस प्लस 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये तो 0 हो गया, 8 -3 5 एंड ये हो जाएगा 9 -12 -3 प्लस 6 प्लस 3। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से x की वैल्यू कितना हो जाएगा 0, y की वैल्यू 5 एंड z की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें मेनली आपको यहाँ से समझना था। ठीक है, देखिए कभी कभी इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग एडजॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, कभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया है, ए इन्वर्स हम लोग इस प्रॉपर्टी से सॉल्व किए हैं। जैसे इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, आई आ गया। अब इसी इक्वेशन का हमने क्या किया है, यूज किया है। यहीं से हमने क्या फाइंड किए, ए इन्वर्स फाइंड कर लिए, दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके। ए इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, बी के ही इक्वल आ गया। और बी आपने किसको माना था, इस मैट्रिक्स को। और यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने बताया है कि ट्रांसपोज ऑलरेडी इन्वर्स के साथ क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है, तो हमने इंटरचेंज कर दिया। और ए इन्वर्स का वैल्यू बी के इक्वल है, बी का वैल्यू यहाँ पे हमने क्या किया, पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप लोग प्रैक्टिस में रखा कीजिए। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए मैट्रिक्स ए गिवन है, प्रूव करना है, प्रूव दैट a टू दी पावर n, मतलब a को n बार मल्टीप्लाई कीजिए। तो a का पावर n किसके इक्वल टू लाना है, 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। तो ये मैट्रिक्स के इक्वल आपको लाना है, मतलब मैट्रिक्स ए गिवन है और a का पावर n किसके इक्वल टू लाना है, इस मैट्रिक्स के इक्वल लाना है। और यहाँ पर n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट लगाया है, जो 11th में हम लोग पढ़ाते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिस पे
किसी भी एक्सप्रेशन को आप प्रूफ कर सकते हैं, यानी LHS को RHS के इक्वल कर सकते हैं। इसमें मेनली 3 स्टेप आपको याद रखना होता है। 3 स्टेप में हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट है, जैसे कि इसको प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS, तो पहले इसको आप मान लेते हैं P ऑफ N, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोजिशन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोजिशन, यानी जिस स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना है उसको क्या मान लेते हैं, प्रोपोजिशन। शॉर्ट में हम लोग P ऑफ N इसको लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 स्टेप आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप में आपको n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है, मतलब n की वैल्यू हमको पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो पहले हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। n इक्वल टू 1 का मतलब n के जगह 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P1। तो P1 के लिए पहले हमको इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि LHS RHS के इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो पहले n के जगह 1 रखिए तो a का पावर 1 हो जाएगा। a का पावर 1 मतलब a मैट्रिक्स है। a मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 - 4 1 - 1। अब RHS में आ जाइए। RHS में n के जगह 1 पुट करेंगे, हर जगह n के जगह क्या पुट करेंगे, 1। तो ये हो जाएगा 3 - 4 1 - 1। तो LHS देखिए RHS के इक्वल है कि नहीं, तो LHS RHS के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो जब n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो n इक्वल टू 2 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। n इक्वल टू 3 के लिए भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब है कि सेकेंड स्टेप में अब हम लोग क्या करेंगे कि जब n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, इसका मतलब है n इक्वल टू कोई भी इंटीजर के लिए ट्रू हो सकता है। तो सेकेंड स्टेप में आपको एज्यूम कर लेना है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, एजम्पशंस होता है। आप मान लिए कि n इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ अब क्या पुट करना है, आपको k पुट करना है। तो यहाँ भी n के जगह k पुट कीजिए और यहाँ भी n के जगह क्या पुट कीजिए, k पुट कीजिए। इसका मतलब है यहाँ भी n के जगह k पुट करना पड़ेगा, तो ये p ऑफ k हो जाएगा। तो p ऑफ k का मतलब है a टू दी पावर k, और जहाँ पे n है वहाँ पे हमने k पुट कर दिया है, ठीक है। तो अब इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये n इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है, ठीक है। यही 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करना है, LHS इक्वल टू RHS। एक बार जब आपने प्रूव कर लिया तो फिर सेकेंड स्टेप में आपको मान लेना है कि n इक्वल टू किसी भी इंटीजर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम लोग k पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। अब इसी इक्वेशन 1 के हेल्प से स्टेप 3 को प्रूव करना होता है। स्टेप 3 में क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि जब n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो n इक्वल टू अब हम k + 1 के लिए भी ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू k + 1, इसका मतलब है कि pk + 1 अब हमारा ट्रू होना चाहिए। जब pk हमारा ट्रू है तो pk + 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो pk + 1 कैसे लिखेंगे, pk + 1 लिखना बहुत ही आसान है। इक्वेशन 1 में देखिए जहाँ भी k है वहाँ पे k + 1 क्या करना है, पुट कर देना है। यहाँ भी k + 1, यहाँ भी k + 1 और यहाँ भी k की जगह k + 1 पुट कर देना। देखिए हमने k की जगह k + 1 पुट किया है, यहाँ भी k की जगह k + 1, यहाँ भी k की जगह क्या पुट किया है, k + 1 और यहाँ भी k की जगह k + 1। तो pk + 1 लिखना बहुत ही आसान है। pk को देखना है, अब pk में जहाँ भी k होगा वहाँ पे k + 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो ये स्टेप 3 हो गया। अब दिस इज द LHS। देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, इसको 2k + 3 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको सॉल्व करके लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर LHS भी है और RHS भी है। इस स्टेप को आपको क्या करना है, प्रूव करना है यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के हेल्प से
स्टेप 3 को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले LHS को लेते हैं, LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल ला देंगे। अब देखिए LHS में क्या है, a टू दी पावर k प्लस 1 है। तो a टू दी पावर k प्लस 1 को क्या लिखेंगे, a टू दी पावर k इंटू a का पावर 1। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अब a टू दी पावर k का वैल्यू इक्वेशन 1 से, ये मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स को हमने यहाँ लिख दिया है इंटू मैट्रिक्स A भी दिया हुआ है वो लिख दिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन तो पता ही है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो हमको क्या मिल गया, ये मैट्रिक्स मिल गया, ये मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि a टू दी पावर k प्लस 1 को आपने सॉल्व किया और इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। इसका मतलब है कि स्टेप 3 जो है प्रूफ हो गया, यानी pk प्लस 1 भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया है। किसके हेल्प से, pk के हेल्प से, मतलब इक्वेशन 1 के हेल्प से। ठीक है, तो यही है मैथमेटिकल इंडक्शन। 3 स्टेप ही आपको करना होता है। पहले n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू कीजिए, फिर n इक्वल टू k के लिए एज्यूम कर लीजिए, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आप LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दीजिए। ठीक है, ये 3 स्टेप में मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट से हेल्प से हम लोग कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला को, कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला हो उसको प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग दिस 3 स्टेप्स। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी टाइप का जस्ट क्वेश्चन हमने अभी कराया है। देखिए मैट्रिक्स ए गिवन है 0 1 0 0, इसमें भी आपको प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। तो ये स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको आपको प्रूव करना है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या है, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब हम लोग को 1 से स्टार्ट करना है, तो n इक्वल टू 1 के लिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग क्या किए हैं, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। स्टेप 1 में n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। दिस इज द LHS, दिस इज द RHS। n के जगह 1 रखिए, क्या हो जाएगा, AI प्लस BA हो जाएगा। अब RHS में, RHS ये है, इसमें भी n के जगह 1 रखेंगे। तो n के जगह 1 रखेंगे तो यहाँ भी क्या बन गया, AI प्लस BA। a का पावर 0, a का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो a इंटू आई प्लस BA। a कांस्टेंट है, b भी क्या है, कांस्टेंट है। i और a क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि स्टेप 1 में n इक्वल टू 1 के लिए LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब है आपका ये जो स्टेटमेंट है ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया है। ठीक है, तो हैंस P1 इज ट्रू। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में आपको एज्यूम करना है कि n इक्वल टू k के लिए इसको ट्रू करना है। ठीक है, तो n इक्वल टू k के लिए ये ऑलरेडी ट्रू है, इसको ऐसा एज्यूम करना है। सेकेंड स्टेप में आपको एज्यूम करना है कि n इक्वल टू अगर 1 के लिए ट्रू है तो n इक्वल टू k के लिए भी ये ट्रू हो सकता है। तो n इक्वल टू k का मतलब है कि जहाँ जहाँ स्टेटमेंट में n है वहाँ वहाँ क्या लिखना है, आपको k लिख देना है। तो देखिए LHS में n के जगह k लिख दिए, यहाँ भी RHS में n के जगह हम लोग क्या लिख दिए हैं, k लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेप 2 के हेल्प से ही आपको स्टेप 3 को प्रूव करना होता है। दिस इज द इक्वेशन 1। अब pk अगर ट्रू है, n इक्वल टू k के लिए अगर pk ट्रू है तो इसका मतलब है
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पी के प्लस वन, पी के प्लस वन को भी आपको ट्रू करना पड़ेगा। तो पी के प्लस वन कैसे लिखेंगे, तो अभी जस्ट हमने बताया है कि जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ आपको क्या लिखना है, के प्लस वन लिखना है। तो के की जगह के प्लस वन, यहाँ भी के की जगह के प्लस वन, यहाँ भी देखिए के की जगह के प्लस वन हमने लिखा है, हर जगह के की जगह के प्लस वन। ठीक है, तो ये पी के प्लस वन लिखने का तरीका है। जहाँ भी पी के है उसमें के की जगह क्या पुट कीजिए, के प्लस वन पुट कर दीजिए। ठीक है, अब ये स्टेप 3 है, इसको आपको प्रूव करना है। प्रूव करना है मतलब LHS किसके इक्वल टू लाना है, RHS के इक्वल लाना है। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, LHS से करेंगे। LHS को हमने इधर लिया है AI प्लस BA टू दी पावर K प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बेस K प्लस 1 है, इसको हम लोग ब्रेक कर लिए हैं। बेस सेम है, पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो एक्सपोनेंट रूल से हमने इसको ब्रेक किया है। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन 1 का यूज करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 का मतलब स्टेप 2। स्टेप 2 में इक्वेशन 1 ये है, देखिए AI प्लस BA का पावर क्या है, K है, इसका वैल्यू इतना, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। इसका वैल्यू इतना पुट कर दिया, उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई किए पूरे के साथ, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म्स के साथ। तो मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म्स आ गया है। देखिए अब आई स्क्वायर का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिल जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है 1 0 0 1। तो जब आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। तो आई स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया है, सिंपली आई रख दिया है। उसके बाद इस दोनों में से हमने क्या क्या कॉमन ले लिया है, ए का पावर के बी ए का पावर के बी ए और आई भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ 1 बचेगा प्लस के बचेगा, तो 1 प्लस के अब प्लस, देखिए ये इस टर्म को देखिए, ये टर्म एक्स्ट्रा है, इसमें ए स्क्वायर आ गया है। ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स ए को ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुने ए। तो मैट्रिक्स ए को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आ जाता है 0। ए स्क्वायर को आप 2 बार ए को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है, 0 मैट्रिक्स है। इसका मतलब है यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपको ये सब टर्म्स बच गया। यहाँ पर हमने कॉमन ही ले लिया है, ये पूरा टर्म्स इसमें से कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे 1 प्लस के बच गया है, बाकी ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए आई स्क्वायर की जगह हमने आई लिख दिया है, तो ए टू दी पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस दिस टर्म बच गया आपका। तो देखिए ये पूरा RHS जो है इक्वेशन 2 में, देखिए ये LHS इक्वल टू RHS, ये यही स्टेप 3 का ये LHS है, ये क्या है, RHS है। तो RHS इतना आ चुका है। तो हमने क्या किया, स्टेप 3 में LHS को सॉल्व किया और RHS के इक्वल कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल इंडक्शन से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज हमने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। आप लोग इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से वीडियो को देखो, फिर से प्रैक्टिस करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।